हेलो दोस्तों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 7 पापा खो गए, जो कि एक नाटक है, इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। इस नाटक के लेखक हैं विजय तेंदुलकर। पहला प्रश्न है, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? तो इसका उत्तर है कि नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र हमें कौवा लगा, क्योंकि वह उड़ उड़कर सभी घटनाओं की जानकारी रखता है, अच्छे बुरे लोगों की उसे पहचान है, उसी की सूझबूझ के कारण दुष्ट व्यक्ति के हाथों में जाने से बच्ची बच जाती है। अगला प्रश्न, पेड़ और खंभे की दोस्ती कैसे हुई? तो इसका उत्तर है कि पेड़ का तो जन्म ही समुद्र के किनारे हुआ था और वह वहीं अकेला बड़ा होता रहा। कुछ दिनों बाद वहाँ खंभा लगाया गया तो पेड़ ने उससे मित्रता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन खंभा अपनी अकड़ में नहीं बोलता था। एक दिन जब खंभा पेड़ के ऊपर ही आ गिर पड़ा, पेड़ ने उसे अपने ऊपर झेल लिया। इस कोशिश में पेड़ को खुद चोट आ गई और वहाँ पे घाव बन गया। पेड़ ने खंभे को नीचे गिरने से बचा लिया। उसी दिन से दोनों में दोस्ती हो गई। अगला प्रश्न, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? तो इसका उत्तर है कि लेटर बॉक्स पूरा लाल रंग से रंगा हुआ था, इसलिए सभी उसे लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। अगला प्रश्न, लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? तो लाल ताऊ अन्य पात्रों से भिन्न है क्योंकि वह एक ऐसा पात्र है जो पढ़ा लिखा है। वह अपने आप में मस्त रहता था। अकेले रहने पर भजन गुनगुनाना रहना उसकी आदत थी। इसी तरह वह अन्य पात्रों से भिन्न था। निर्जीव होते हुए भी समाज की चिंताएं उसे सताती थीं। अगला प्रश्न, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में केवल एक सजीव पात्र है। उसकी कौन कौन सी बातें आपको मज़ेदार लगी, लिखिए। तो इसका उत्तर है कि नाटक में एकमात्र सजीव पात्र कौवा है। वह काफ़ी होशियार है और समाज के अच्छे बुरे लोगों की भी उसे पहचान है। दुष्ट आदमी से बच्ची को बचाने के लिए वही सबसे पहले भूत भूत चिल्लाता है। उसी की योजना अनुसार बालिका को उठाने वाला दुष्ट व्यक्ति भूत के डर से बालिका को वहां छोड़कर भाग जाता है और कौवा के परामर्श से ही बच्ची को सकुशल घर पहुंचाने के लिए पुलिस के आने का इंतजार करते हैं। कौवा ही लेटर बॉक्स को बड़े बड़े अक्षरों में पापा खो गए लिखने व सबको यह कहने की कि किसी को इस बच्ची के पापा मिले तो यहाँ आने की सलाह देता है। अगला प्रश्न, क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? तो इसका उत्तर है कि लड़की बहुत छोटी व अबोध थी। उसे अपने माता पिता का नाम व घर पता मालूम नहीं था, इसलिए सभी पात्र मिलकर भी उस लड़की को यथाशीघ्र उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। अगला प्रश्न, अपने अपने घर का पता लिखिए तथा चित्र बनाकर वहां पहुंचने का रास्ता भी बताइए। तो इसका उत्तर विद्यार्थी स्वयं करेंगे। अगला प्रश्न, मराठी से अनुदित इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए क्यों रखा होगा? अगर आपके मन में कोई दूसरा शीर्षक हो तो सुझाइए और साथ में कारण भी बताइए। तो इसका उत्तर है कि इस एकांकी को शीर्षक पापा खो गए इसलिए रखा गया क्योंकि लड़की को अपने पिता का नाम व घर का पता मालूम नहीं था। इस अनोखे शीर्षक के द्वारा ही लोग और पुलिस आकर्षित होकर उस लड़की को घर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसका अन्य शीर्षक लापता बच्ची रखा जा सकता है क्योंकि एकांकी में पापा नहीं बच्ची ही खोई थी और उसे अपने घर का पता तक मालूम नहीं था।
अगला प्रश्न, क्या आप बच्ची के पापा को खोजने का नाटक से अलग कोई और तरीका बता सकते हैं? तो इसका उत्तर है कि बच्ची के पापा को खोजने का दो तरीका हो सकता था। पहला तरीका है समाचार पत्रों में, पोस्टरों में या दूरदर्शन पर उसका चित्र दिखाकर लोगों का ध्यान आकर्षित करके उसके पापा को खोजा जा सकता है। दूसरा तरकीब का अर्थ होता है उपाय। लड़की को पुलिस थाने ले जाकर उसकी रिपोर्ट लिखवा देनी चाहिए। पुलिस अपने तरीकों से उसके पापा को खोज निकालेगी। अनुमान और कल्पना पर आधारित प्रश्न। अनुमान लगाइए कि जिस समय बच्ची को चोर ने उठाया होगा वह किस स्थिति में होगी। क्या वह पार्क मैदान में खेल रही होगी या घर से रूठकर भाग गई होगी या कोई अन्य कारण होगा? तो इसका उत्तर है कि पाठ के अनुसार जिस समय बच्ची को चोर ने उठाया था तब वह सो रही थी। अगला प्रश्न है, नाटक में दिखाई गई घटना को ध्यान में रखते हुए यह भी बताइए कि अपनी सुरक्षा के लिए आजकल बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। संकेत के रूप में नीचे कुछ उपाय सुझाए जा रहे हैं, आप इससे अलग कुछ और उपाय लिखिए। पहला है समूह में चलना, एकजुट होकर बच्चा उठाने वालों या ऐसी घटनाओं का विरोध करना, अनजान व्यक्तियों से सावधानी पूर्वक मिलना। इन उपायों के अलावा अन्य उपाय यह हो सकता है कि अपने घर का पता एवं माता पिता का नाम एवं फ़ोन नंबर अपने डायरी में लिखकर साथ रखना चाहिए। अकेले सुनसान या अपरिचित जगह पर नहीं जाना चाहिए। अपने आसपास आने जाने वाले लोगों पर निगाह रखना एवं हमेशा तैयार रहना। किसी भी गतिविधि पर थोड़ा भी शक होने पर शोर मचाना और माता पिता या पास के किसी बड़े व्यक्ति को इसकी जानकारी देना। तो हम इन उपायों का पालन कर सकते हैं। भाषा की बात। पहला प्रश्न है, आपने देखा होगा कि नाटक के बीच बीच में कुछ निर्देश दिए गए हैं। ऐसे निर्देशों से नाटक के दृश्य स्पष्ट होते हैं जिन्हें नाटक खेलते हुए मंच पर दिखाया जाता है, जैसे सड़क, रात का समय, दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज़। यदि आपको रात का दृश्य मंच पर दिखाना हो तो क्या करेंगे, सोचकर लिखिए। तो हमें रात का दृश्य यदि मंच पर दिखाना होगा तो हम निम्न चीज़ें कर सकते हैं, जैसे अंधकार फैलाना यानी हल्की नीली रोशनी करना, आकाश में तारों और चांद का चमकना, झिंगुरों की आवाज़ और रह रहकर कुत्ते के भौंकने की आवाज़ भी उत्पन्न की जा सकती है। अगला प्रश्न, पाठ को पढ़ते हुए आपका ध्यान कई तरह के विराम चिन्हों की ओर गया होगा। नीचे दिए गए अंश से विराम चिन्हों को हटा दिया गया है। ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उपयुक्त चिन्ह लगाइए। तो ये गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश में एक भी विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब भी कभी बारिश होती है और तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर काँपने लगते हैं। तो इसमें विराम चिन्ह नहीं है, आपको विराम चिन्ह लगाना है। तो हम विराम चिन्ह इस प्रकार लगा सकते हैं, मुझ पर भी एक रात आसमान में गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। तो यहाँ पे पूर्ण विराम लगाएंगे। अरे बाप रे, यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे। वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। यहाँ पे योजक चिन्ह लगा है। और बिजली जहाँ गिरी थी, अल्प विराम, वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, यहाँ भी पूर्ण विराम हो जाएगा।
अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है। अल्प विराम, अंग थर थर कांपने लगते हैं। यहाँ पे पूर्ण विराम। तो इस प्रकार विराम चिन्हों का हम प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, आसपास की निर्जीव चीजों को ध्यान में रखकर कुछ संवाद लिखिए। जैसे चौक का ब्लैक बोर्ड से संवाद, कलम का कॉपी से संवाद, खिड़की का दरवाजे से संवाद। तो चौक का ब्लैक बोर्ड से संवाद क्या हो सकता है? यहाँ पे मैंने चौक का ब्लैक बोर्ड के साथ संवाद लिखा है। इसके अलावा आप किसी दूसरे विषय पे भी संवाद कर सकते हैं। चौक बोलता है, अरे आज तो टीचर ने मेरा कोई प्रयोग ही नहीं किया। तो ब्लैक बोर्ड बोलेगा, हाँ इसीलिए तो मैं बिल्कुल साफ ही रह गया। चौक, मुझे तो तुम पर घिसना अच्छा लगता है, क्योंकि जब जब मुझे शिक्षक घिसने के लिए उठाता है मुझे लगता है कि मैं उनका हथियार हूँ। अगला संवाद है कलम और कॉपी के बीच। कलम, कॉपी, क्या मेरा तुम पर घिसे जाना तुम्हें अच्छा लगता है? कॉपी, जब तुम्हारे द्वारा छात्रों या अन्य लोग मुझ पर सुंदर सुंदर शब्द लिखते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, मैं बहुत खुश होती हूँ। कलम, सच, बहुत अच्छी बात है। कॉपी, लेकिन अगर किसी का अक्षर खराब होता है या स्याही मुझ पर फैलाता है तो मुझे बुरा लगता है। कलम, हाँ मुझे भी बुरा लगता है। तो इस तरह आप संवाद लिख सकते हैं। खिड़की और दरवाजे में संवाद हो रहा है। खिड़की, वाह क्या बात है दरवाजे भाई, आजकल बड़ी शोर मचा रहे हो। दरवाज़ा, क्या कहूँ बहन, खुलते बंद होते मेरे तो कब्जे हिल गए हैं, दर्द से चीख निकल जाती है। खिड़की, कल तक तो आप ठीक थे। दरवाज़ा बोलता है, बहन क्या कहूँ, यह सब नटखट बच्चे की करतूत है। इतनी जोर से धक्का मुझे मारा कि मैं सर से पांव तक हिल गया और बड़े जोर की चोट आई। तो खिड़की और दरवाजे के बीच इस प्रकार के संवाद हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त में से 10-15 संवादों को चुनें, उनके साथ दृश्यों की कल्पना करें और एक छोटा सा नाटक लिखने का प्रयास करें। इस काम में अपने शिक्षक का सहयोग लें। तो इस प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी स्वयं करेंगे। अपने शिक्षक के सहयोग से विद्यार्थी स्वयं यह प्रश्न करेंगे। तो इसके साथ ही इस पाठ के प्रश्न अभ्यास समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।